हमारे राज्य में मुर्गी पालन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है मुर्गी पालन से आत्मनिर्भरता। हमारे किसान भाई कैसे मुर्गी पालन करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बाज़ार में अंडे का 12 महीना मांग बना रहता है, मुर्गी के मांस का बिक्री 12 महीना होता है और साथ ही साथ मुर्गी का जो खाद है उसका भी किसान विक्रय करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, आमदनी और लाभ ले सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर ओम प्रकाश दिनानी जी, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा सादर नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। डॉक्टर साहब, अभी मुर्गी पालन के ऊपर एक फिल्म बना हुआ है, आइए उस फिल्म को पहले देखते हैं, उसके बाद किसान भाई फिर चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। तो देखते हैं फिल्म। जी बिल्कुल। हमारे राज्य में मुर्गी पालन अब एक वृहद व्यवसाय बनकर उभर रहा है। अब हमारे राज्य में भी ऐसे मुर्गी पालक मिल सकते हैं जिन्होंने आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करके अन्य मुर्गी पालकों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। आज इन मुर्गी पालकों की आधुनिक सोच ने इन्हें एक सफल व्यवसायी बना दिया है। पहले वाली बात अब नहीं रही, मुर्गियां घर के पिछवाड़े और बैकयार्ड में ही पाली जाए, ऐसी भी बात नहीं है। अब मुर्गियों को पूरी तरह से व्यवस्थित और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित पोल्ट्री फार्म में पाली जा सकती है। अगर हमारे किसान बंधु चाहे तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित पोल्ट्री फार्म तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे पोल्ट्री फार्म हमारे राज्य में मौजूद भी है। उन आधुनिक पोल्ट्री फार्म में जाकर इसे आधुनिक विधि को समझकर कोई और मुर्गी पालक भी हूबहू वही सब कुछ न भी कर सके, फिर भी ये तो समझ ही सकता है कि इन पक्षियों को विकास पाने में वास्तव में कैसा माहौल चाहिए होता है। एक मुर्गी को उसकी आयु और वजन के आधार पर किस तापमान पर रखा जाना चाहिए, उसे कितनी मात्रा में हवा के बहाव की आवश्यकता है, आर्द्रता की मात्रा क्या होनी चाहिए, इस सभी बातों के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। वातावरण और तापमान पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हॉल को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि जिस हॉल में मुर्गियां रखी गई हो वो एक कूलर की तरह से काम करे। जिस तरह कूलर में लगा पंखा हवा बाहर फेंकता है और बाहर की हवा गीले पैड से होकर भीतर आती है और ठंडी हो जाती है, बस उसी तरह से आवश्यकता अनुसार इस हॉल को ठंडा किया जाए। हॉल की खिड़कियों में कई एग्जॉस्ट फैन लगाए जा सकते हैं। जब वो चले तो विपरीत दिशा की खिड़कियों से होकर हवा भीतर प्रवेश करे। हॉल को गर्म करने की पद्धति भी पूरी तरह से आधुनिक और स्वचालित रखी जा सकती है। मुर्गियों के इस हॉल को इस तरह से बनाया जा सकता है कि बाहरी तापमान और वातावरण के भीतर के तापमान और वातावरण को कोई संबंध ही ना हो। भीतर का वातावरण, भीतर की आर्द्रता वही रखी जा सकती है जो मुर्गियों को चाहिए होती है। इस हॉल का ऊपरी मोड ऐसा इंसुलेटेड बनाया जा सकता है तो बाहरी तापमान से भीतरी तापमान को प्रभावित न होने दे। मुर्गियों को सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता तब होती है जब वो चूजा होता है। अंडे से बाहर आने के लगभग 7 दिनों तक चूजे को विशेष देखरेख की जरूरत होती है। इस अवस्था को ब्रूडिंग स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में चूजों को लगभग 95 फ़ारेनहाइट ताप की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक से इसकी भी पूरी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस काम को और भी आसान बनाए रखने के लिए इन चूजे को बहुत ही पास रखना चाहिए ताकि इनमें परस्पर शारीरिक ताप का संचरण होता रहे।
पारंपरिक मुर्गी पालन में एक ओर रखे बर्तन का जल सभी मुर्गियों के लिए होता है और इसी पात्र से सभी मुर्गियां पानी पीती हैं, रोगग्रस्त भी और स्वस्थ भी। इसके अलावा खुला रखा पानी 100 तरह की बीमारियों को आमंत्रण ही होता है। इसके विपरीत निप्पल सिस्टम को अपनाकर इस आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इन निप्पल से निकलने वाला पानी एकदम ताज़ा और शुद्ध होता है। इस पद्धति में मुर्गियों को पात्र जूठा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मुर्गियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इसी तरह से ऑटोमेटिक की जा सकती है। ऑटोमेटिक मशीन की मदद से हॉफर से फीड्स में आने वाला दाना एकदम ताज़ा और शुद्ध होता है। मुर्गियां दाने को खाकर खत्म करती है, ये फीड्स अपने आप फीड से भर जाता है। मुर्गियां अपने अनुरूप वातावरण में घूम घाम कर अपने अनुकूल खाद्य पदार्थों का सेवन करते रहती है। यही बातें मुर्गियों को एक स्वस्थ और वजनी मुर्गी में तब्दील करने वाली होती है। मुर्गी पालन एक सशक्त व्यवसाय है। यदि इनमें खान पान और देखभाल से संबंधित सावधानियां बरती जाए तो जोखिम कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ बचा रहता है और हमारा राज्य इस लाभ को पाने की योग्यता और सामर्थ्य रखता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे किसान मुर्गी पालन करके कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन की असीम संभावनाएं हैं। मुर्गी पालन कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास दर वाला क्षेत्र है। हमारे राज्य में पिछली पशु संगणना की तुलना में इस 20वीं पशु संगणना में कुक्कुट पालन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और मुख्य रूप से ग्रामीण कुक्कुट पालन, जिसे हम बैकयार्ड कुक्कुट पालन भी कहते हैं, उसकी जनसंख्या में पूर्व संगणना की तुलना में लगभग 45% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि में निश्चित रूप से हमारे कुक्कुट पालक बहुत ही परिश्रमी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया। इनको उचित परामर्श हमेशा दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग से सतत मिलता रहा है। हमारे इस विश्वविद्यालय द्वारा आदिवासी उप योजना सरगुजा के अंतर्गत ग्राम सकालो, देवीपुर, सरगवा, सुनवाही में 100 यूनिट चूजों का वितरण किया गया है। ये चूजा वितरण 93 आदिवासी महिला हितग्राहियों एवं 7 आदिवासी पुरुष हितग्राहियों को किया गया है, जिन्होंने स्वावलंबन द्वारा अपना आर्थिक उन्नयन मुर्गी पालन से किया है। इसके अलावा हमने कड़कनाथ आदिवासी उप योजना अंतर्गत ग्राम बोगाटोला, राजनांदगांव जिले में भी कड़कनाथ के चूजे वितरित किए हैं। अभी हमने कुछ समय पहले ही सुदूर अंतागढ़ क्षेत्र में भी 3000 नग बटेर का वितरण किया है। इसके अलावा नियमित रूप से पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग द्वारा कुक्कुट पालन संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है तथा जम प्लाज्म वितरण हेतु हमारे महाविद्यालय से बटेर, टर्की एवं मुर्गी चूजों के लिए संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कि आप आदिवासी क्षेत्र में या महिलाओं को आप मुर्गी वितरण करके आप बहुत बढ़िया उनका मदद कर रहे हैं। और महिलाएं जो है विशेष रूप से स्व सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं।
डॉक्टर साहब, मुर्गी पालन में जैव सुरक्षा का क्या महत्व है? जैव सुरक्षा है क्या? इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी बिल्कुल। जैव सुरक्षा या बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है रोग प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाएं, जिसके द्वारा किसी भी मुर्गी फार्म में किसी भी रोग का उद्भेद न हो सके या उसकी आशंका कम से कम हो सके। मुर्गी पालन किसान जब भी चालू करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा डर एक ही बात का लगता है कि यदि बीमारी हो गई तो उसके कारण से मेरी सभी मुर्गियां मर सकती हैं। लेकिन यदि जैव सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाएं तो उसके द्वारा मुर्गी पालन निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। जैव सुरक्षा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला, संरचनात्मक जैव सुरक्षा। इसके अंतर्गत मुर्गी फार्म की संरचना आती है। 2 मुर्गी घरों के बीच में कम से कम 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चूजा घर और लेयर घर के बीच में 35 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चूजा घर और हैचरी के बीच में कम से कम 500 फीट की दूरी होनी चाहिए। 2 मुर्गी फार्मों के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। यदि हम ब्रॉयलर इत्यादि पाल रहे हैं तो ऑल इन ऑल आउट सिस्टम में पालना ज़्यादा उचित रहेगा, जिससे कि बीमारी होने की आशंका कम से कम हो। इसका दूसरा भाग ये रहता है जिसे हम क्रियात्मक या ऑपरेशनल जैव सुरक्षा कहते हैं। इसके अंतर्गत रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, जो कि ब्रॉयलर एवं लेयर के लिए रोस्टर है, उसका पालन करना सुनिश्चित करें। कृमिनाशक दवा पान सुनिश्चित करें। सेट की तैयारी में चूना से प्रॉपर्ली पुताई, फ्यूमिगेशन, ये सब करना सुनिश्चित करें, जिससे कि बीमारियों की आशंका कम से कम हो सके। मुर्गी घर में अवश्य रूप से एक फुटपाथ होना चाहिए और यदि हो सके तो मुर्गी घर का आसपास का एरिया भी जाली से ढका हो, जिससे कि बाहरी पशु पक्षी प्रवेश न कर सकें। अपने मुर्गी फार्म में हमेशा आगंतुकों का प्रवेश जहां तक हो सके निषेध या कम से कम कर सके रखें, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी होने की आशंका हमेशा न्यूनतम रहे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैव सुरक्षा बहुत आवश्यक है कि कितना मुर्गी जो रहते हैं बाड़ा से बाड़ा की दूरी, और ये बहुत आवश्यक। किसान भाइयों, आप भी इसको विशेष रूप से ध्यान रखें और ऐसा ही जैव सुरक्षा आप अपनाएं। डॉक्टर साहब, एक बात जरूर आप बताएं कि जैसे खाद्य प्रबंधन, क्षमा चाहूँगा, आहार प्रबंधन, जी कैसे आहार प्रबंधन कैसे करना चाहिए मुर्गी का? क्योंकि बच्चे हैं तो कितना देना चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए, कब कब देना चाहिए? जैसे हम आज लोग अभी टीवी में हम देख रहे थे कि आधुनिक तरीका से खाद और आहार और पानी, चारा और पानी जो है बिल्कुल समय समय पर मिल रहा था, जितनी ज़रूरत है उतनी मिल रही थी। तो इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, आहार प्रबंधन कैसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसके लिए मुर्गियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है मांस वाली मुर्गी या ब्रॉयलर। इसके आहार को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला दाना है प्री स्टार्टर, जिसे शुरुआत के हफ्ते में दिया जाता है। यह पहले हफ्ते में 500 ग्राम तक की आवश्यकता होती है। दूसरा दाना, जिसे हम स्टार्टर कहते हैं, वो 2 हफ्तों के लिए रहता है। इसमें 1 किलो 200 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। तीसरा फेज फिनिशर फेज होता है, जिसमें सामान्य रूप से 2 किलो 200 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि कोई भी ब्रॉयलर या मांस देने वाली मुर्गी जो कि मार्केट में 35 से 42 दिनों में तैयार हो जाती है, उसके लिए हमें 4 किलो से 4.5 किलो तक आहार की आवश्यकता होगी और उसके बदले में उनका 2.5 किलो तक आराम से वजन हो जाएगा। दूसरा प्रकार आता है अंडा देने वाली मुर्गी का प्रकार। इसके 3 फेज होते हैं। पहला है चूजा अवस्था, जो कि पहले दिन से लेकर 8वें हफ्ते तक रहती है। इस समय कुल आहार की खपत 2 किलो की होती है। इसका दूसरा फेज होता है ग्रोअर फेज, जिसमें 9 हफ्ते से लेकर 19 हफ्ते तक का फेज रहता है और इसमें कुल आहार की खपत 5 किलो की होती है। तीसरा फेज रहता है अंडा देने वाली शुरुआत का फेज, 20 हफ्ते से जो चालू होकर 72 हफ्ते तक चलता है। इस फेज में कुल दाने की आवश्यकता 40 किलो की पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अंडा देने वाली मुर्गी अपने पूरे साइकिल में 2 किलो, 5 किलो और 40 किलो का योग करें तो 47 किलो कुल आहार की आवश्यकता होती है और इसके बदले में वो हमको 300 से ज़्यादा अंडे देती है। जी, मुर्गियों में जो सामान्य बीमारियां हैं, हम कैसे उसको जानें और जान करके कैसे हम बीमारी ना हो उसका हम प्रबंधन करें, कैसे उसका रोकथाम हम करें? क्योंकि अगर बीमारी हो जाता है तो हमारा पूरा जितना मेहनत है वो पूरा चला जाता है। और हम जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हमारे किसान, अगर बीमारी हो गया तो उसका कमर टूट जाता है। तो बीमारी ना हो या बीमारी हो गया तो उसका प्रबंधन कैसे करें, रोकथाम कैसे करें,
किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, ये बताएं डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मुर्गियों में बीमारियों को रोकने के लिए जैव सुरक्षा के समस्त उपायों को अपनाया बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम जैव सुरक्षा के समस्त उपाय अपनाएंगे तो इसका पहला फायदा तो ये होगा कि कुक्कुट औषधि एवं संपूरक आहार पे जो हमारा व्यय हो रहा था वो कम होगा, जिससे आर्थिक रूप से हमको मुनाफा अधिक होगा। और दूसरा ये है कि मुर्गी में रोग होने पर उनका निदान और उपचार करने में खर्च अधिक आएगा, और यदि रोग की पहचान भी होती है तो बहुत बार ये होता है कि बहुत सारी हमारी मुर्गियाँ उस समय तक मर जाती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक रहेगा कि हम बायोसिक्योरिटी जैव सुरक्षा के पूरे उपायों को अपनाएं, साथ ही रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण जो कि ब्रॉयलर के लिए अलग रोस्टर है और लेयर के लिए अलग रोस्टर है, उसका अनिवार्य रूप से हम लोग पालन करें। कृमिनाशक दवा पान मुर्गियों में हर 4 माह के अंतराल में हम कराते रहें। इसके अलावा अंतः एवं बाह्य परजीवियों से सुरक्षा के लिए भी समय समय पर हम प्रॉपर उपाय करते रहें। मुर्गियों में टीकाकरण के लिए मुख्य रूप से यदि ब्रॉयलर या मांस वाली मुर्गी है तो उसके लिए रानीखेत का टीका पहले हफ्ते में, उसका बूस्टर डोज चौथे हफ्ते में, उसके अलावा गुम्बोरो या इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज बीमारी दूसरे हफ्ते में, और इसका बूस्टर डोज 5वें हफ्ते में लगाना उचित होगा। उसी प्रकार से लेयर या अंडा देने वाली मुर्गियों में रानीखेत और गुम्बोरो बीमारी के अलावा एक फाउल पॉक्स बीमारी है जिसका टीकाकरण अति आवश्यक होता है। इसका टीका सामान्य रूप से 6वें हफ्ते पे और इसका बूस्टर डोज 18वें हफ्ते पे लगाया जाना उपयुक्त होगा। एक अन्य बीमारी है जिसके कारण से मुख्य रूप से ब्रॉयलर उत्पादकों को नुकसान हो सकता है, जिसे हम खूनी पेचिस या कॉक्सिडियोसिस कहते हैं। इसके लिए उचित होगा कि ब्रॉयलर आहार में हम कॉक्सिडियोस्टेट समुचित मात्रा में मिलाते रहें, जिससे कि खूनी पेचिस रोग का भी उद्भेद न हो सके। इस प्रकार से हमारी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी, हमारी मृत्यु दर कम से कम होगी और हमें मुनाफा अधिक से अधिक होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे सेट का निर्माण कैसे करना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, और जो मुर्गी जो रहती है बिछावन उसका कैसे होना चाहिए, क्या चीज़ हम बिछाएं, कैसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहला है प्रकाश की व्यवस्था। मुर्गियों के लिए प्रकाश की व्यवस्था करते समय सबसे आवश्यक तत्व ब्रूडिंग होता है, जो कि हमको शुरुआत के 5 हफ्तों में ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पहले हफ्ते में पड़ती है, जिसे हमें प्रति हफ्ते 5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटाते हुए हमको उसको 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। शुरुआत का अवस्था ब्रूडिंग बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, चूँकि चूजे अपने शरीर का तापमान का नियमन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन चूजों के व्यवहार द्वारा हमको पता चल जाएगा कि हमने जो ब्रूडिंग की है वो प्रॉपर है कि नहीं है। मतलब कुल प्रकाश की अवधि ब्रॉयलर फेज में या शुरू के 6 हफ्तों में 23 घंटे का प्रकाश और 1 घंटे का अंधकार जरूरी है, और लेयर वाली जो मुर्गी रहती है उसके लिए 14 से 16 घंटे का प्रकाश और बाकी समय अंधकार जरूरी रहता है। इस बातों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और ग्रोअर फेज में सिर्फ जो प्राकृतिक रोशनी है उतनी ही काफ़ी होती है। दूसरा चीज़ जो आप बिछावन के लिए पूछ रहे हैं, बिछावन के लिए मुर्गी घर में सामान्य रूप से पैडी हस्क, जिसे हम धान का भूसा कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मूंगफली का छिलके का उपयोग कर सकते हैं, पेपर की कतरन है हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर लकड़ी का बुरादा है इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। शुरुआत में 5 सेंटीमीटर या 2 इंच की परत इसकी काफ़ी होती है, और इसे हर महीने 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ाते हुए 20 से 25 सेंटीमीटर तक कर देना चाहिए, जिससे कि उनका बिछावन की मोटाई समुचित बनी रहे। हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस बिछावन में नमी की मात्रा किसी भी अवस्था में 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको कम करने के लिए एक सिंपल सा तरीका रहता है कि लड्डू बना के देखना। आप बिछावन को ले लीजिए, अपने हाथ में उसका लड्डू बना के देखिए। यदि लड्डू धीरे धीरे टूटता है, इसका मतलब है नमी की मात्रा उसमें 30% से कम है। लेकिन यदि लड्डू बन जाता है और वो टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि उसमें बिछावन में नमी की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। इस स्थिति को रोकने के लिए हमको बिछावन में प्रति माह 1 किलो चूना पाउडर प्रति 15 स्क्वायर फीट की दर से मिलाना चाहिए, क्योंकि यदि नमी की मात्रा अधिक होगी तो उससे फंगस, फफूंदी, अफ्लाटॉक्सिन और अन्य रोगों के उद्भेद की आशंका होगी। इस प्रकार से हमको बिछावन को व्यवस्थित करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि कैसे उसका बिछावन अगर नमी हो तो बीमारी आएंगी, फफूंद आएंगे। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि चूज़ों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, क्योंकि चूजे बहुत नाजुक होते हैं, उसको लाना, फिर उसको बिल्कुल एक जगह रखना, उसका आहार प्रबंधन, तो उसका प्रबंधन, चूज़ों का प्रबंधन कैसे करें ताकि चूजे बहुत नाजुक होते हैं और मरे ना, वो बिल्कुल उसका ग्रोथ अच्छा हो, उनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सर,
कभी भी हम जब चूज़ों को लेके आते हैं तो सामान्य रूप से 72 घंटे तक बिना दाने के उन लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि बिना दाने तक, लेकिन इस अवधि में हमको उनको पानी देना बहुत आवश्यक है। जैसे ही चूजे हमारे पास आते हैं, हमारा पहला प्रयास ये रहना चाहिए कि उनको पीने के लिए हम लोग पानी दें जिसमें 8% गुड़ का घोल या शक्कर का घोल हो, ताकि उनको तुरंत का तुरंत ऊर्जा की पूर्ति की जा सके। साथ ही कुछ दाना हम लोग न्यूज़पेपर में बिखेर के भी दे सकते हैं, और उसके बाद में दाने वाले बर्तन में और पानी की मात्रा पानी वाले बर्तन में हम दे सकते हैं। सामान्य रूप से जो ब्रॉयलर के लिए हमको पानी लगता है या फिर लेयर वाली मुर्गियों के लिए पानी लगता है, जितने दाने की खपत होती है उससे दुगना हमको पानी का ज़रूरत पड़ता है। जगह की बात है तो एक चूजे को सामान्य रूप से 7 स्क्वायर इंच या 45 स्क्वायर सेंटीमीटर जगह पर्याप्त होती है। मतलब 1 फीट जगह में हम 4 चूजे आराम से रख सकते हैं। चूजे का वजन सामान्य रूप से अंडे के वजन का 75% होता है। चूजों के लिए हमको ब्रूडिंग अति आवश्यक है। इस ब्रूडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, उस प्रोटोकॉल का हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही दाना समुचित मात्रा में देना चाहिए, और जो तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है उनके लिए दाने और पानी के बर्तन। तो सामान्य रूप से हम 4 दाने के बर्तन और 2 पानी के बर्तन 100 चूज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि पर्याप्त हैं। और जो होअर या ब्रूडर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सामान्य रूप से 4 × 4 फीट का ब्रूडर 250 चूज़ों के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रकार से उनकी यदि हम व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से उनका ग्रोथ अच्छा होगा, और चिक फेज में या चूजा अवस्था में किसी भी कंडीशन में हमारी मृत्यु दर हमेशा 5% से कम ही होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आप बताएं। और थोड़ा सा समय हो चला है गीत और संगीत का, तो किसान भाई आइए गीत और संगीत का आनंद लेते हैं। गोदना गोदवाले वो गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदाले, गोदना गोदवाले वो गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदाले। नहीं लगे कहीं पीरा वो गोरी, नहीं लगे कहीं पीरा वो रानी, कहीं फूल छपवा लेना, कहीं नाम लिखवा लेना। गोदना गोदवा होगा गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदवा हूँ, गोदना गोदवा होगा गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदवा हूँ। आनी बानी के फूल छापे था औली के था वो ना, कर ले मोर चिन्हारी वो गोरी नहीं था ना मगाओ, कर ले मोर चिन्हारी वो रानी नहीं था ना मगाओ। आनी बानी के फूल छापे था औली के था वो ना, कर ले मोर चिन्हारी वो रानी नहीं था ना मगाओ, कर ले मोर चिन्हारी वो गोरी नहीं था ना मगाओ। जात के मैं साहूँ तुरी, जात के मैं साहूँ गोरी, दिल माँ बता ले वो, दिल माँ बता लेना। गोदना गोदवा होगा गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदवा हूँ, ऐसे कहा गोदना गोदवा होगा गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदवा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जाते जाते एक संदेश दें ताकि हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर हों और मुर्गी पालन में आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, मैं सब किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मुर्गी पालन के क्षेत्र में वो निश्चित रूप से कोशिश करें, क्योंकि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में आपका हमेशा स्वागत है। मुर्गी पालन या पशुधन से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए सभी किसान भाई किसी भी समय हमारे संस्थान, हमारे विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बहुत कम समय में इतना विस्तृत जानकारी दिए। हमारे किसान भाई इनको सुन करके जरूर लाभान्वित होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई आप भी मुर्गी पालन करें और आत्मनिर्भर हो जाएं। बस आज इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।